गाइस रिसेंटली मैंने अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का लगवाया है, जिसमें मैंने अडानी के टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल पैनल यूज किए 615 वाट के और पीवी ब्लिंक का इन्वर्टर यूज किया है और वेंडर ने जो है वो इंस्टॉलर को मेरे घर पे भेज दिया है। तो जल्दी से चलिए मैं फुल इंस्टॉलेशन वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं भी पहली बार इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से अब देखूंगा। थोड़ा बहुत थ्योरी में तो मैं जानता ही था और आपको भी दिखाऊंगा और क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो चलिए इंस्टॉलेशन देखते हैं और जो भी कोई सवाल हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अडानी टॉपकॉन 615 वॉट डीसीआर पैनल मेरे घर पे आ चुके हैं और इंस्टॉलर लोग जो है ये 4-5 लोग थे, तो ये लोग रस्सी के सहारे चढ़ा रहे हैं। तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये टाइल्स वगैरह ज़रा सा भी डैमेज ना हो, तो हर फ्लोर पे एक एक आदमी सहारा देने के लिए और प्लस 2 आदमी ऊपर से देखिए खींच रहे हैं। और गाइस पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने किस तरह वेंडर सेलेक्ट किया और कितने वेंडर्स मैंने पूरे रीच आउट किए और उसके बाद बार्गेनिंग किस तरह हुई और फिर मैंने क्या क्या उनको बताया, स्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन हुआ और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। पूरा मैं अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस देने वाला हूँ क्योंकि मैंने खुद तो इंस्टॉल करना ही था, प्लस मुझे आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मैंने कोई भी सोर्स मैंने छोड़ा नहीं, मैंने हर जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने सारी ली है। तो आप देख सकते हैं इस समय जो है ये लोग पर्लिंग ऊपर चढ़ा रहे हैं। पर्लिंग जो है बेसिकली आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो सबसे ऊपर जो यू शेप का जो एक रेल लगता है जिसके ऊपर एलेंकी वाले नटबोल्ट से पैनल कसता है, उसे पर्लिंग ये लोग बोलते हैं। उसे आप यू रेल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और देख सकते हैं सारे पैनल केयरफुली इस तरह चढ़ गए। गेट पर सारे इंस्टॉलर्स के आते ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि किसी भी हाल में किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति पैनल पे चढ़ेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ना पैर रखेगा, ना बैठेगा, ना हाथ रखेगा, क्योंकि गाइज पैनल पर चढ़ते वक्त बैठते वक्त माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं जो आपको आंख से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप पैनल्स को लंबे समय 5-10 साल 15 साल जब यूज़ करते हैं तब वो क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और आपके पैनल की एफिशिएंसी घट जाती है, इवन फुल्ली काम करना बंद भी कर सकते हैं। तो पैनल्स पे इवन आप कोशिश करिए सफाई के वक्त भी कोई भी पैर ना रखे, ना उसके ऊपर चढ़े। पैनल पे चढ़ना नहीं है, बिल्कुल नाजुक होते हैं पैनल। और यहाँ देख सकते हैं मैंने पीवी ब्लिंक का इन्वर्टर मैंने सेलेक्ट किया है। पीवी ब्लिंक का इन्वर्टर क्यों सिलेक्ट किया, इसके लिए अलग से वीडियो आई बटन में आ रही है, वो वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत रिसर्च के बाद करीब 35 इन्वर्टर छांटने के बाद मैंने ये इन्वर्टर सेलेक्ट किया। ACDB बॉक्स जो है वो हैवेल्स का है, हैवेल्स की MCB इसमें लगी हुई हैं। और देख सकते हैं इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल हो गया, केवल इसे टांगना होता है। इसका पीछे का जो वॉल माउंट होता है उसे लगाने के बाद ACDB भी इंस्टॉल कर दिए हैं, कनेक्शंस आखिरी में किए जाएंगे। इन्वर्टर इंस्टॉल करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और बरसात का पानी ना आए। तो मेरा जो है मुमटी पे 3 फीट का छज्जा निकला हुआ है, उसी के ठीक नीचे मैंने इसे इंस्टॉल कराया। वहीं पे मैंने वायरिंग भी पहले ला के छोड़ दी थी। वायरिंग के बारे में अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो गाइज अब मैं आपको अपना टीन शेड स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर मैंने खुद ही डिज़ाइन करके बनाया कई सोलर वालों को बुलाने के बाद, और जो मैंने वेंडर को वीडियो भेजा वही मैंने यहाँ लगा दिया। आप देखिए ये है सर छत, इधर साउथ फेसिंग है, बगल में कोई बिल्डिंग नहीं है और इधर भी कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है। और ये है हमारा स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ ऊपर। तो हमारा प्लान ये है कि छत हमारी ब्लॉक ना हो, इसी के ऊपर लग जाए तो ज़्यादा सही है। ये है अच्छा खासा है, इस पर आपके 5 किलोवाट तक के पैनल लग जाएंगे सारे। अभी ऊपर से भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। इधर से उठा हुआ है, साउथ की तरफ झुका हुआ है। ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी हाइट से करीब 7.5 फुट हाइट है यहाँ पर, और पीछे हमें लग रहा है करीब 10-11 फुट हाइट होनी चाहिए इस जगह। ऐसे है पूरा ये बना हुआ। तो इसी के ऊपर लग जाएगा तो हमारी छत आगे ब्लॉक नहीं होगी। और गाइज एक दूसरे वेंडर का देखिए मैं इंस्टॉलेशन खुद ही देखने गया था एक दूसरी साइट पर, तो मुझे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। देखिए ये स्ट्रक्चर लग जाएगा, जब पैनल लग जाएंगे तो ना पैनल आप क्लीन कर पाएंगे, ना आप इस छत का भविष्य में कोई और यूज़ कर सकते हैं, ना आपके बच्चे यहाँ पे खेल पाएंगे, ना कोई फैमिली फंक्शन होगा तो वो आप कोई कर सकते हैं। मतलब छत आपकी टोटल जो है वो अनयूजेबल हो जाएगी। तो इसलिए मैं श्योर था कि चाहे मेरा पैसा ज़्यादा लगे या कम लगे, मुझे स्ट्रक्चर तो अपना ही बनवा के देना है। और इस तरह बनवा के देखना है कि सोलर पैनल लगने के बाद ऐसा ना हो कि सिर पे बिल्कुल ताजमहल बना हुआ है जैसे लगता है और घरों में। तो मेरे पैनल इस तरह लगे हैं कि इंस्टॉल होने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि सोलर पैनल इंस्टॉल्ड भी हैं।
इसके बाद देख सकते हैं गाइज ये लोग पर्लिंग को 13-13 फीट की लंबे हिस्सों में काट रहे हैं, क्योंकि मेरा टीन शेड 13 फीट बाय 22-23 फीट है। इसके बाद गाइज देख सकते हैं मेरा टीन शेड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही, जब मेरा घर रेनोवेट हो रहा था तभी मैंने, साउथ फेसिंग मेरा घर है तो मैंने साउथ की तरफ काफ़ी हाइट ले जा करके सोलर को अपने माइंड में रख करके और मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था। आमतौर पे ये लोग टीन शेड के ऊपर इंस्टॉल करने में थोड़ा बचते हैं, क्योंकि इन लोग का हाथ जो सेट होता है वो नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर जो ये लोग खुद बनाते हैं उसमें ज़्यादा इनका हाथ सेट होता है। लेकिन गाइज ये मुझे ज़्यादा मजबूत लगा, क्योंकि मैं चाहता था जब भी मेरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए तो भविष्य में भी कभी चढ़ना ना पड़े उसके ऊपर सफ, क्योंकि क्लीनिंग हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में करनी पड़ती है। तो अगर सोलर सिस्टम आपने काफ़ी हाइट पे लगा दिया, अब आप उस पर चढ़ के ही तो साफ़ करेंगे, कैसे साफ़ करेंगे? या तो बहुत ऊंची सीढ़ी हो या बहुत ऊंचा आपके पास सिस्टम बनाओ। तो मैंने ये सोचा था टीन शेड मेरा इतना बड़ा रहे, आप पैनल के बगल में खड़े हो कि आप इजीली क्लीन कर सकें। तो ये मैंने क्या कर रखा है, मैंने छत की एक मोमटी है मेरी, मोमटी के ऊपर जो है मैंने इस तरह जो है वो एक सीढ़ी बना रखी जाने के लिए, पूरी आरसीसी सीढ़ी है, और ये उसके ऊपर एक टीन शेड मैंने बनाया है। करीब 22 फुट बाय 12 फुट चौड़ा ये टीन शेड है, जिसपे आप 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि अभी हम 3 ही किलोवाट का इस सिस्टम लगा रहे हैं। ये जो नीचे मेरे गोल पाइप्स हैं, 2 इंची गोल पाइप से स्ट्रक्चर है, करीब 6-7 नीचे लेग्स हैं, और ये लेग्स बगल वाले सिस्टम से कनेक्टेड भी हैं। बगल में भी टीन शेड आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये जो जे हुक से जो मेरे टीन शेड, हैवी टीन शेड है, ये पुरानी वाली टीन शेड है, जो आजकल वाली जो एक टीन शेड ब्लू कलर की जो चलती है वो थोड़ी हल्की मुझे लगती है, इसलिए मैंने वो नहीं लगवाई, और इसे मैंने वाइट पेंट भी करवा दिया था। लेकिन अब काफ़ी साल 2 साल हो गया इसके बने हुए, तो थोड़ा गंदा हो गया है। इसके बाद जो है जे हुक्स जो लगे हुए हैं, वो जे हुक्स सेम खोले जा रहे हैं, और पास पास जे हुक्स लगे थे, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है मेरा स्ट्रक्चर। और उधर से देख सकते हैं पूरा खुला हुआ, कोई ऊंची बिल्डिंग का आड़ नहीं है मेरी बिल्डिंग के लिए, तो काफ़ी तेज़ आंधी आती है। और देख सकते हैं पैनल रखे हुए हैं। और इसके बाद जो है अभी हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। तो आगे जो मैं बताने वाला था कि मैंने वही जे हुक्स खुलवाए, उन्हीं जे हुक्स पे केवल मैंने यू वाले रेल, मैंने केवल 3 पीस पर्लिंग बस इनसे मंगवाई थी, जो 21 फीट की लेंथ की होती है। बाकी स्ट्रक्चर का कॉस्ट मैंने बार्गेन करके वेंडर से मैंने पूरे टोटल अमाउंट में मैंने घटवाया है, उसका भी हिसाब किताब में आगे समझाऊंगा आपको। तो अभी सारे जेहुक्स के नट बोल्ट खोले गए हैं, कटोरी वॉशर पूरा खोला गया है जो सिंपल टीन शेड पे लगा रहता है, और पूरी जो है यू रेल दोबारा ये लगा दी गई है। स्ट्रक्चर मैंने इनसे कहा कि पूरा ही तुम लगा दो, कि बाद में कभी मुझे सिस्टम को बढ़ाना हो तो बस मुझे पैनल ही बढ़ाने पड़े, ज़्यादा मुझे लेथन ना करनी पड़े। और ये देख सकते हैं स्लोप भी मैंने तगड़ा रखा है। आगे ये करीब 7 फुट है, पीछे करीब 10.5 फुट है, और 22 फुट लंबा है। तो अब आप डिग्री निकाल लेना। और देख सकते हैं ये पूरा एक एक जो है नट जो है पूरा कसा जा रहा है। और इसके बाद गाइस इन लोगों ने जैसे ही ये पूरे यू रेल जब हमारी फिट हो गई बिल्कुल, तब इन लोगों ने भी मुझसे एक्सेप्ट किया कि हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इतना मजबूत नहीं रखता है, इसमें थोड़ा इन लोग को दिक्कत जरूरी, क्योंकि इन लोगों का हाथ नहीं सेट था। लेकिन बाद में जब काम फिनिश हुआ तो इन्हें मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत लोहा लाट काम हुआ। खैर, तो जो जे हुक्स मेरे ऑलरेडी लगे हुए थे उन्हीं को खोला गया है, और यू रेल में उसी जगह एग्जैक्टली ड्रिल करके होल किया गया है, और फिर वापस कटोरी वॉशर लगा के सेम उसी जगह पे यू रेल को टाइट कर दिया गया है। और गाइस देख सकते हैं उसके बाद जो पैनल रखे थे धूप में उनको मैंने टेस्ट करवाया, तो 44 वोल्ट निकल रहा था जिन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ी। तो एक एक करके इसी तरह मैंने सारे पैनल चेक किए। और गाइस ये अडानी टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 615 वाट के पैनल्स हैं। ये छाए में भी अगर रखे हैं, अगर इन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी पड़ी तो भी आप देख सकते हैं 42 वोल्ट के आसपास देखिए बना रहा है, जिन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी। इस तरफ वाली दीवार पे सनलाइट नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं, और सामने वाली दीवार पे सनलाइट पड़ रही है। तो इनका जनरेशन काफ़ी अच्छा है, पहले के मुकाबले काफ़ी एडवांस्ड हैं। और एक एक पैनल अब आप लोग अलग अलग इसलिए ज़रूर से टेस्ट कर लें, क्योंकि कई बार पैनल में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। अगर वोल्टेज बन रहा है तो करंट भी ज़रूर बनेगा, तो इसलिए आप केवल वोल्टेज डीसी पे रख के और फिर आप अपना मल्टीमीटर लगा के इसको वोल्टेज ज़रूर चेक करा लें। सारे पैनल्स आपके एक प्रॉपर वोल्टेज देने चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने सारे पैनल्स बारी बारी टेस्ट करा लिए, सब पैनल्स अलग अलग रखे हैं। पहले जब ये छत पे चढ़े थे तो मैं नीचे खड़ा था, तो इन लोगों ने पैनल सब एक के ऊपर एक चढ़ा दिए थे, तो वो काम नहीं करना है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और गाइज अब बात करते हैं पूरे प्लांट के प्राइस की। तो गाइज स्ट्रक्चर मैंने खुद बनवा के दिया इन्हें, और वायरिंग मैंने पहले ही सोलर वालों को बुला के समझ ली थी, वायरिंग मैंने खुद करवा के दी। 6 हैवी 10 mm के वायर्स मैंने जहाँ
ऊपर इन्वर्टर लगना था, वहाँ से नीचे अपने बिजली के मीटर तक मैंने पहले ही करवा के दिए। उसी में अर्थिंग, उसी में सारा कनेक्शन वगैरह हो जाते हैं। 6 वायर सफिशिएंट है, 5 ही यूज़ होते हैं, एक मैंने स्पेयर पड़वा दिया था। इसकी पूरी कॉस्ट मैंने जो बार्गेन करना जो पेमेंट करी वो करी है 1,55,000, जिसमें 1,08,000 मुझे सब्सिडी वापस मिल जाएगी, जो मैं आने वाले वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। तो यही गाइस बार्गेन करने पे फाइनल प्राइस आया है, और मैंने बहुत बड़ी कंपनी से नहीं करवाया है, मैंने इसे थोड़ी छोटी कंपनी से करवाया है जिनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो मैंने सर्च करके, उन्हें कैसे सर्च करना है वो भी बताऊंगा। पीएम सूर्यघर पोर्टल पे आप आसानी से इस तरह सर्च कर सकते हैं कि किन लोगों ने कितना इंस्टॉलेशन किया है। जो हाई फाई जिनका काम ज़्यादा चलता है वो लोग जो आए, जिनके पास परमानेंट टीम होती है, तो वो पैसे बिल्कुल भी कम करने को ज़्यादा तैयार नहीं थे। और मैं जान रहा था कि इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, और पैनल का प्राइस मैंने अलग अलग चीज़ों का प्राइस का भी आइडिया ले लिया था, तो इस वजह से मुझे एक सटीक अनुमान था कि क्या इसका फाइनल प्राइस तोड़ के आना चाहिए। जब कंफर्म हो गया कि सारे पैनल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक एक पैनल हम लोगों ने टीन शेड के ऊपर रस्सी से इसी तरह चढ़वा दिया। अब गाइज आप खास चीज और समझ लीजिए, इसमें 3 अर्थिंग अलग अलग करी जाती हैं। एक अर्थिंग स्ट्रक्चर की होती है, एक अर्थिंग जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर यानी एलए की होती है, और तीसरी अर्थिंग जो है वो इन्वर्टर से जाती है। तो 3 अलग अलग अर्थिंग ग्राउंड फ्लोर पे, जहां मेरा बिजली का मीटर उसी के करीब कराई गई हैं, जिनकी वायरिंग किस तरह होगी अभी हम लोग आगे देखेंगे। प्लस अर्थिंग में कॉपर की रॉड पड़ती है 2 मीटर लंबी, और 3 मीटर भी आती है, ये आपके ऊपर है। तो कॉपर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली होती है कॉपर बॉन्डेड, मतलब लोहे की होती है हमें लगता है, और ऊपर से कॉपर की कोटिंग होती है कि कुछ ही दिनों में बिल्कुल उसका कॉपर ऑपर बिल्कुल उड़ जाता है, बिल्कुल वो लोहे की तरह दिखने लगती है। तो हफ्ते बाद में ही मेरा जो एलए है वो वैसे दिखने लग गया, और मैंने जब फोर्स करके कहा कि मुझे कॉपर वाला दीजिए, तो उन्होंने बहुत हैवी प्राइस बताया, तो मैंने कहा ठीक है रहने दीजिए, अभी आप यही लगा दीजिए। तो अभी बाद में उसको देखेंगे। और ये थोड़ा सा डीसी वायर मेरा 20-30 मीटर के आसपास मेरा लगेगा, जो पैनल टू पैनल जो वायर जाएगा, और फिर वो वायर इन्वर्टर तक आएगा, वो वायर डीसी वायर बोला जाता है, वो वायर अलग होता है। और गाइज ये पैनल मैंने बोथ साइड ग्लास वाले मैंने सेलेक्ट किए हैं। अडानी का एक पीछे ट्रांसपेरेंट बैकशीट वाला पैनल भी आता है, तो मैंने दोनों साइड ग्लास वाला सेलेक्ट किया है। इसका एक पैनल का वेट है 33.6 kgs, और ऊपर चढ़वाते वक्त जब टीन शेड के ऊपर जाता तब भी मैंने बहुत अच्छे से केयरफुली मैंने इसको एग्जामिन किया कि कहीं भी चढ़ाते वक्त जो है टीन शेड की नोक से इसके बैक साइड पे भी स्क्रैच वगैरह ना लगे शीशे पर, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाएंगे तो एफिशिएंसी लो हो जाएगी। और ग्लास है तो समय के साथ साफ़ होते होते थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ भी सकते हैं, तो हमने सोचा जितना इसे बचा सकते हैं अभी बचा ले, क्योंकि लगते वक्त ही जितना डैमेज होना है वो होगा। एक बार लग गया फिर क्लीनिंग के वक्त उतना डैमेज इसमें नहीं होता है। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि आप बड़ी कंपनी से कराएंगे तभी आपका काम अच्छा होगा, तो गाइज ऐसा नहीं है। ये जो इंस्टॉलर हैं ये 8-10 अलग अलग वेंडर्स के अंडर में ये लोग काम करते हैं, और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ठेके पे होते हैं। ये पर वॉट के हिसाब से उनसे पैसा लेते हैं, जो कि 1.5 रुपए से 3 रुपए के आसपास होता है। मैंने अपना भी इंस्टॉलर एक तय कर रखा था, लेकिन अगर मैं अपने इंस्टॉलर से कराता तो फिर मुझे ये सब्सिडी और ये सब जो पेपर वर्क है इसमें मुझे दिक्कत आती, तो मुझे वेंडर सेलेक्ट करना, क्योंकि मुझे सब्सिडी लेनी थी तो वेंडर सेलेक्ट करना ही करना था मुझे, तो इसीलिए मैंने उनके इंस्टॉलर से कराया। और गाइस जब तक ये लोग पैनल ऊपर चढ़ा रहे हैं मैं आपको वायरिंग थोड़ा समझा देता हूँ। देख सकते हैं सामने मेरा इन्वर्टर और डीसीडीबी एसीडीबी बॉक्स लगा हुआ है, और ये छज्जे के नीचे, ताकि पानी और सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहे, बारिश के पानी से प्रोटेक्टेड रहे। अब जो नीचे से जो मीटर से जो वायर आ रहे हैं एसी वाले, ठीक है, 5 वायर्स टोटल इन्हें चाहिए होते हैं। 3 अर्थिंग के लिए यूज होते हैं, जिसमें मैंने बताया एक एलए और एक स्ट्रक्चर और एक इन्वर्टर, ठीक है, 3 इसमें अर्थिंग वायर्स यूज होते हैं, और वो यहाँ तीनों जगह कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जो एसी वाला वायर है वो एसीडीबी बॉक्स में नीचे से आ रहा है जो मीटर से आपके, वो इसमें चला जाएगा, ग्रिड कनेक्शन जिसे बोलते हैं। और फिर एसीडीबी बॉक्स में एमसीबी जो लगी रहती है वहाँ से वायर एमसीबी के थ्रू, और सर्ज प्रोटेक्टर भी लगा रहता है उसके थ्रू होते हुए ये आ जाता है इन्वर्टर में। और इसी तरह ये जो पैनल्स ऊपर चढ़े हैं उसमें एक पैनल का प्लस दूसरे पैनल के माइनस से कनेक्ट होगा, मतलब सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे। अगले पैनल का माइनस दूसरे पैनल के प्लस से, और मैक्सिमम 6 पैनल एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कनेक्ट करने हैं तो आपको नेक्स्ट सीरीज बनानी पड़ेगी, नहीं तो वीओसी हाई होने पर आपके इन्वर्टर में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें 6, 7, 8 पैनल से ज़्यादा एक सीरीज ना बनाएं। तो ये सारे पैनल्स डीसी वायर के थ्रू कनेक्ट होते हुए आपके 2 वायर्स प्लस और माइनस जो डीसी वाले हैं, और वो हम लोग एंट्री कराएंगे उनको डीसीडीबी बॉक्स में। डीसीडीबी बॉक्स में भी सर्ज प्रोटेक्टर और एमसीबी लगा रहता है, वहां से फिर वायर निकलेगा, एक और छोटा टुकड़े का वायर निकलेगा, और वो जाएगा आपके इन्वर्टर के MPPT 1 में, यानी कि प्लस डीसी प्लस और डीसी माइनस में। लाल वाला प्लस में,
काला वाला माइनस में। बस यही वायरिंग थी और कुछ खास नहीं होता है। और ये जो एसी वायर जो नीचे तक जो जा रहा है, ये नीचे जाके हम लोगों के मेन सप्लाई में ही, जहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव में यानी फेज फेज में और न्यूट्रल न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया जाता है। और गाइज अगला प्रिकॉशन आपको अर्थिंग में लेना है। अर्थिंग ये लोग बहुत सीरियसली नहीं करते हैं। मेरे साथ गलती ये हो गई कि मैं ऊपर फंसा रह गया और नीचे वाले लोगों ने इनके अर्थिंग तब तक कर दी थी। तो अर्थिंग में आपको क्या करना है कि तीनों अर्थिंग में जो रॉड है वो कम से कम 1-1 फीट की दूरी पर हो। तीनों के लिए अलग अलग गोल गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के लिए एक गोल टूल आता है जिससे गड्ढा भी हो जाता है और नीचे की मिट्टी भी निकलती चली जाती है। और जितनी गहरी रॉड है, जितनी गहराई वाली रॉड है, उतना ही गहरा गड्ढा खोदें। ऐसा नहीं कि थोड़ा गड्ढा खोदा उसके बाद उसको रॉड को हथौड़ी से ठोक दिया, ये काम मत करने दीजिएगा। कह दीजिएगा कि जितनी लंबी रॉड है कम से कम गड्ढा उतना गहरा करें। और उस रॉड के चारों तरफ नीचे से पूरा वो जो केमिकल है, केमिकल कुछ नहीं होता है, वो कोयले और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। पहले हम लोग अलग अलग खरीद के डालते थे, अब जो है कंपनियां बना बनाया भेजती हैं ताकि किसी को झंझट ना रहे। तो आप चाहे वो ले लें, चाहे कोयले और सॉल्ट का मिक्सचर डाला जाता है। तो वो पूरी रॉड के चारों तरफ जितनी गहरी रॉड है उतना ही वो नीचे से आए। ऐसा ना करें कि थोड़ा 1-2 फीट गहरा गड्ढा खोदा और 2 मीटर रॉड ऐसे ही नीचे ठोक दी और ऊपर ऊपर केवल केमिकल डाल दिया। तो ये चीज़ आप अवॉइड करिएगा अर्थिंग में। दूसरा गाइज आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस मोमटी तक तो जाने के लिए सीढ़ी है, लेकिन टीन शेड पे कैसे जाएंगे क्लीनिंग के वक्त या मेंटेनेंस के वक्त। तो गाइज मैंने ये सोचा था कि जब ये लोग इंस्टॉलेशन कर लेंगे तब मैं अपने फैब्रिकेटर को बुलाऊंगा और एक परमानेंट लोहे की सीढ़ी बनवा दूंगा, जिससे कोई भी किसी भी वक्त ऊपर जाके मेंटेनेंस के लिए, क्लीनिंग के लिए जा सके। तो अब गाइज देख सकते हैं सारे पैनल ऊपर चढ़ गए हैं और हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी लगा हुआ है। बस अब पैनल्स को सेट करके एलेंकी वाले नट बोल्ट्स होते हैं जिन्हें एंड क्लैंप और मिड क्लैंप बोलते हैं। एंड क्लैंप मतलब उससे एक ही साइड से पैनल कसा जा सकता है, और एक पैनल से अगर सटा हुआ दूसरा पैनल लग रहा है उसके बगल में तो वहाँ पे मिड क्लैंप यूज़ होता है। तो देख सकते हैं अभी जो ऑपरेटर हैं, जो इंस्टॉलर हैं, वो मिड क्लैंप को कस रहे हैं और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पैनल पे चढ़ना नहीं, तो ये फ्रेम के ऊपर एक हाथ रख के थोड़ा वेट डिवाइड करके उसको टाइट कर रहे हैं। और सारे पैनल का प्लस किसके माइनस से जोड़ना है ये सब भी ये लोग ध्यान में रख रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं सारे पैनल्स जो है हमारे इसी तरह 2 लाइन में कस रहे हैं। एक लाइन हम लोग खाली छोड़ रहे हैं कि भविष्य में अगर हमें पैनल बढ़ाने हो तो हम उधर बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमने फ्यूचर का भी प्रोविजन रखा है और इसीलिए मैंने इन्वर्टर भी 5 किलोवाट का लगाया कि भविष्य में अगर मुझे बढ़ाना हो तो दिक्कत ना हो। और गाइज चैनल पे 3-4 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें अडानी टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल आ चुका है और पीवी ब्लिंक इन्वर्टर का वीडियो आ चुका है और सोलर पैनल कैसे बिजली बनाते हैं ये सारे वीडियो आ चुके हैं। तो आई बटन में और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी खास बातें मैंने आपको बताई हैं। और गाइज देख सकते हैं अभी लाइटनिंग अरेस्टर को ये टाइट कर रहे हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की तैयारी है। इसके लिए आपको ये ख्याल रखना है कि ये स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग हट के लगे और सबसे ज़्यादा हाइट, मतलब जो पैनल्स की आपकी हाइट है उससे ज़्यादा हाइट पर लगे, ताकि बिजली वगैरह अगर गिरे तो वो इसे अट्रैक्ट कर ले और आपका जो पैनल और जो सोलर प्लांट है ये सेफ रहे। और गाइज अब देखिए ये लोग जो है अगले पैनल्स को सेट कर रहे हैं। ये लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि पैनल ऐसे घुमा के रखना है कि वैसे घुमा के रखना है कि प्लस और माइनस से कनेक्शन जैसे मैंने बताया वैसे हो पाए। और थोड़ा सा टीन शेड से आगे भी निकलेगा पैनल, क्योंकि पैनल्स की लंबाई 3 जब मिल जा रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रही है। थोड़ा डीसी वायर फैला हुआ है, LF देखिए रखा हुआ है। अभी ये लोग लगाएंगे, शाम हो रही है और क्योंकि टीन शेड में इन लोग का हाथ सेट नहीं होता तो थोड़ा टाइम लोग लगे और थोड़े लोग देर से आए भी थे। खैर अब देखिए गाइज बाकी पैनल भी इसी तरह सेट किए जाए, स्लाइड करके बिल्कुल चिपका के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें गैप की इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि जो एयर है वो इनमें आएगी नहीं, एयर हमारे टीन शेड के ऊपर से या नीचे से निकल जाएगी, तो इसलिए गैप देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। गैप हमें एक साइड खड़े होने के लिए चाहिए, वो हमारे पर्याप्त हमारे देखिए बच रहा है, हमारे इंस्टॉलर खड़े हुए बगल में। और इवन एक पैनल और अगर बगल में आ जाएगा तो भी एक पतला सा लेन बचेगा, वहाँ पे हम लोग खड़े होकर आराम से मेंटेनेंस कर सकते हैं। और गाइस पैनल में जो कनेक्टर लगे रहते हैं उन्हें MC4 कनेक्टर बोलते हैं। ये मेल फीमेल टाइप के कनेक्टर होते हैं, मतलब गलत जुड़ेगा ही नहीं, प्लस माइनस में ही जुड़ेगा, माइनस माइनस में प्लस प्लस में जुड़ ही नहीं सकता। तो गाइस देख सकते हैं इन लोगों ने सीरीज तो बना ली पैनल को पैनल में आपस में जोड़ के, लेकिन चूंकि मेरे पैनल एक लाइन में लगे हैं तो अगर बगल में कनेक्शन नहीं करना, ऊपर वाले पैनल से करना है, तो एक छोटा सा वायर काट के ये लोग देखिए अपना कनेक्टर बना रहे हैं। इन लोग के पास MC4 कनेक्टर्स रहते हैं और वायर क्रिम्प करके ये MC4 कनेक्टर बनाएंगे जहाँ पे इन्हें ज़रूरत होगी। जहाँ पैनल ठीक बगल में कनेक्ट करना है तो उसका कनेक्शन ठीक बगल से हो जाएगा, क्योंकि पैनल की वायर की लेंथ बहुत ही सीमित होती है।
और गाइज अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वर्टर से आपकी पैनल की दूरी जितना कम से कम हो सके उतना बेहतर है, ताकि आपको बढ़िया वोल्टेज मिले, क्योंकि जितना डीसी वायर लंबा होता जाएगा वोल्टेज आपका कम होता जाएगा। तो मेरे केस में करीब 15 मीटर पॉजिटिव वाला वायर और 15 मीटर नेगेटिव वाला वायर, करीब 15 से 20 ही मीटर लंबा मेरा एक वायर ये लगा है। और इन्वर्टर मैंने ठीक टीन शेड के नीचे छज्जे के नीचे लगाया है। और गाइस ये जो पैनल आपको दिख रहा है ये एल्युमिनियम फ्रेम से जो है प्रोटेक्टेड रहता है चारों तरफ। और जो डीसी वायर, जो एक्स्ट्रा वायर जो है, इसे आप इस तरह लटकता हुआ इधर उधर ना छुड़वाएं। इनसे कह दें कि केबल टाई लगा के पैनल के नीचे काफ़ी जगह होती है, वहाँ पे पूरा पैनल और कनेक्टर समेत ये लोग छुपा सकते हैं। केबल टाई से बांध दीजिए और इसको प्रॉपरली छुपा दीजिए, ताकि बंदर वगैरह जानवर वगैरह वायर खींच ना पाए। और गाइस बात करी जाए इसके मेंटेनेंस की, तो इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है। केवल और केवल इसको क्लीन रखना होता है। जितना क्लीन पैनल रहेंगे उतनी अच्छी बिजली आपकी बनेगी। तो हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी के प्रेशर से आप इन्हें केवल वॉश कर दें। कोई केमिकल, कोई लाइजॉल, कोई डिटर्जेंट, कोई शैम्पू का यूज़ ना करें। हफ्ते पर 10 दिन 15 दिन जब आपको समय मिले, अगर प्रेशर वॉशर है तो उसमें पॉइंटेड वाली धार से नहीं, जो फैली हुई जो धार बनती है जिसमें जिसमें प्रेशर कम रहता है, उससे आप इसे वॉश कर सकते हैं। वॉशिंग का हम एक अलग वीडियो किसी दिन और बना देंगे। तो गाइस देख सकते हैं सारे पैनल मेरे टाइट हो गए हैं, और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस सारे पैनल्स का कनेक्ट होते हुए पूरी सीरीज़ का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नीचे आने वाला है। और साथ ही में एलए का जो अर्थिंग वायर है वो भी इसी के साथ आएगा, और प्लस स्ट्रक्चर की अर्थिंग का तार वो भी यहीं से आएगा। और गाइज अभी इसी वीडियो में मैं नेट मीटरिंग भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नेट मीटरिंग 2-3 दिन बाद आया था, तो वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आपका पूरा वीडियो कंबाइंड हो जाए। तो बने रहें गाइज वीडियो में। तो गाइज देख सकते हैं बचे हुए एंड क्लैंप लगाए जा रहे हैं, और काफ़ी पर्याप्त जगह बची है। यहाँ पे आप आराम से टहल भी सकते हैं। अब सारी वायर्स जो है एक साथ इसी यू रेल के अंदर छुपाते हुए, और पैनल्स के नीचे जो ये ब्रैकेट रहता है, जो एल्युमिनियम का जो फ्रेम है, इसके नीचे भी जगह रहती है, इनको इसी के नीचे छुपाते हुए, और उसके बाद जहाँ यू रेल एंड होगी वहाँ से फिर कंड्यूल्ड पाइप आ जाएगा। और जो हमारे स्ट्रक्चर का जो लेफ्ट वाला जो पाइप है, जो दीवार किनारे वाला पाइप है, उसी के सहारे हम लोग इसे नीचे उतारते हुए छज्जे के नीचे वायरिंग लेते आएंगे। और गाइस देख सकते हैं ये अर्थिंग हो रही है। इन्होंने एक पतला और लंबा गड्ढा खोदा, और ज़्यादा नहीं 1-1.5 फीट बस गड्ढा खोदा। उसके बाद इन रॉडों को अंदर इन्होंने ठोक दिया। और मैंने पहले ही बताया मैं अर्थिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैंने वेंडर से कहा भी कि भाई मुझे अर्थिंग दोबारा करके दें, लेकिन देर हो गई थी, रात हो गई थी, इन लोगों को बाराबंकी वापस जाना भी था, तो मैंने इसके लिए फिर ज़्यादा फिर वो नहीं किया। मैंने कहा पहले इंस्टॉलेशन हो जाए, फिर हल्का फुल्का वाला काम दोबारा फिर से मैं सही करा लूँगा। और इसी में इन्होंने अंदर हथौड़ी से इसको ठोक दिया और ऊपर ऊपर केमिकल डाल दिया। और यहाँ तक देख सकते हैं मेरे अर्थिंग वाले मेरे तीनों वायर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तीनों रॉड अगल बगल इन्होंने डाले। कायदे से अलग अलग गड्ढा इनके लिए होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और गड्ढा करने वाला टूल भी ये लोग नहीं लाए थे, तो ये मुझे कमी लगी। इन लोगों ने इसी रॉड से ही एक्चुअली में गड्ढा किया। इनके पास कोई टूल भी नहीं था गड्ढा करने का। और इसके बाद इस जगह पर इन्हें मेरे घर में कच्ची मिट्टी मिल गई थी, तो बड़ी आसानी से देखिए रॉड अंदर चली जा रही है। और कायदे से मैं पहले भी अर्थिंग 12 फीट गहरी में एक अर्थिंग करा चुका हूँ अपने एक दूसरे लोकेशन पर, तो मुझे प्रॉपर अर्थिंग के बारे में नॉलेज है कि कैसे होगा। उसके बारे में फिर अलग किसी वीडियो में बात कर सकते हैं हम लोग। मेरे इंस्टॉलेशन में ये कमी रह गई। आप अपने इंस्टॉलेशन में चेक कर लेना, आप वेंडर से प्रॉपर इंस्टॉलेशन से पहले ही बात कर लेना कि अर्थिंग किस तरह होगी और कैसे होगी, और उसी हिसाब से आप कराना। और गाइज आपको यहाँ पे 3 10 mm के मोटे हैवी एल्युमिनियम वाले केबल दिख रहे हैं, जिनमें हर केबल में 2 वायर्स हैं, तो 6 वायर्स हो गए टोटल। एक प्लस और माइनस यानी फेज और न्यूट्रल हमारा सीधे जाके मीटर के पास कटआउट में जुड़ जाएगा, और बाकी जो 4 वायर्स हैं उनको गाइज हम लोग 3 को अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे, एक को हम लोग स्पेयर छोड़ देंगे। और ये काम मैंने इन्हें अपने एंड से करा के ही दिया था, क्योंकि घर जब रेनोवेट हो रहा था तभी मेरा प्लान था, तो मैंने प्लान बना लिया था। क्योंकि ये लोग ऊपर ऊपर कंड्यूल्ड पाइप नीचे तक ले जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टेम्परेरी टाइप मुझे लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। प्लस कई लोग यहाँ पे डिफ़र करेंगे कि आपने एल्युमिनियम वायर यूज़ किए हैं, कॉपर वायर क्यों नहीं यूज़ किया। तो गाइज़ कॉपर वायर वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ वायर अक्सर हिलता डुलता रहे। एल्युमिनियम वायर अगर आपका स्टेशनरी है, उसे कोई छेड़ नहीं रहा, एक बार फिक्स हो गया लगा है, तो 2500-30 साल हो जाएगा आपका वायर, वो कहीं नहीं जाने वाला। प्लस वो पानी में अगर भीग नहीं रहा है तो उस पर कार्बन भी नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, और ज़्यादा हैवी काम है ये। तीनों अर्थ वायर्स पे देखिए हमने ग्रीन टेप या वाइट टेप हमने लगवा दिया है, कि भविष्य में भी कभी अगर देखना हो तो आइडेंटिफाई करने वायर्स को दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं जो हमारे इन्वर्टर में जो इनपुट जाएगा, जो नीचे ग्रिड से जो इनपुट जो आएगा, हमारे मीटर से जो बिजली जो डायरेक्ट
इन्वर्टर में आएगी और इसी के थ्रू वापस भी जाएगी। ठीक है, ये 2 वे मीटर नीचे लग जाता है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बताता है, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये कनेक्टर जो है ये AC वाला कनेक्टर है और ये इन्वर्टर के अंदर जाएगा, इन्वर्टर के साथ ही ये मिला था। तो इसमें देखिए फेज़, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीनों जो है हमारे इन्वर्टर में इनपुट जा रहे हैं और हमने अलग अलग कलर की टेप इसमें चिपका दी है ताकि हमें भविष्य में पहचानने में दिक्कत ना हो। और गाइज अब पैनल से जो DC वायर जो हमारे DC-DB बॉक्स में गई है, फिर वहाँ से DC-DB बॉक्स से जो वायर हमारे MPPT1 में यानी कि DC प्लस और DC माइनस में जाएगी, उसके कनेक्टर बना रहे हैं। ये कनेक्टर भी इन्वर्टर के साथ ही मिले थे। और अब गाइस देख सकते हैं इन्वर्टर में AC इनपुट और DC इनपुट दिया जा रहा है। ये लेफ्ट में DC इनपुट है प्लस और माइनस और राइट में AC इनपुट है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। और गाइस देख सकते हैं ये जो ऊपर से कंट्रोल पाइप में वायरिंग आ रही है वो भी यहाँ पे आ गई और जिस तरह मैंने पहले आपको समझाया उसी तरह से वायरिंग कर दी है। अगर आपको वायरिंग डिटेल में समझनी है तो आप कॉमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आप देखिए अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो है, ये मैं डोंगल यहाँ पे लगा रहा हूँ और डोंगल लगाने के बाद अभी मेरा नेट मीटर नहीं हुआ है, ये जस्ट नेक्स्ट डे का वीडियो है। और देखिए मैंने DC को ऑन किया है और देखिए DC इनपुट लगभग सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी नो ग्रिड लिख के आ रहा है और देखिए वोल्टेज बन रहा है 267 वोल्ट्स। दूसरा MPPT अभी मैंने खाली रखा है, अभी मैंने एक ही सर्किट बनवा के इसमें जुड़वा दिया है। डोंगल किस तरह कन्फिगर करेंगे इसके लिए भी बहुत टेक्निकल है, अलग वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो अब गाइज आप देख सकते हैं 7:56 हो रहे हैं सुबह के, और दोबारा देखेंगे तो 272 वोल्टेज इस समय बिना लोड के बन रहा है। और अब गाइज मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ मॉर्निंग में कैसा दिख रहा है। देखिए LA लग गया है और काफ़ी साफ सुथरा फ्रेश इंस्टॉलेशन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सलीके वाला। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेट मीटरिंग के लिए। 4-5 दिन बाद मेरी नेट मीटरिंग हुई और भैया आए थे डिस्कॉम से और वो इंस्टॉल कर रहे हैं और इस बार वो नेट मीटर नहीं स्मार्ट मीटर लेके आए हैं। तो स्मार्ट मीटर जो है वो कॉन्फ़िगर होगा, उसके बाद जो है वो बिल में हमारे आना शुरू होगा। तो गाइज़ ये मेरा पुराना वाला मीटर है जो हटाया जा रहा है और इसकी रीडिंग वगैरह नोट करी जा रही है ताकि डिस्कनेक्ट करने से पहले वो सारी रीडिंग जो है दर्ज करी जा सके। इस मीटर को हटा के ये लोग स्मार्ट मीटर अब बाहर लगाएंगे। नेट मीटर पहले लगता था, अब लखनऊ में भी ये लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर हो गया, टोटल स्मार्ट मीटर लगेगा। तो स्मार्ट मीटर ये लोग अब हमारे कैंपस के ठीक अंदर ये लगा हुआ है, ठीक बाहर वाली साइड पे अभी लोग लगाएंगे। और गाइज ये है हमारा स्मार्ट मीटर, एपेलटोन कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वही कंपनी के लोग आ करके इसे लगाते हैं, फिर वही कंपनी को मेल जाता है, बिजली विभाग उन्हें मेल भेजता है और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया जाता है। तो देख सकते हैं मीटर हमारा टांग दिया गया है, केबल कनेक्शन वगैरह किए जा रहे हैं और इसी मीटर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह दिखता रहेगा। अब मीटर रीडर की भी कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ऑनलाइन आपको भी दिखता रहेगा और बिजली विभाग को भी दिखता रहेगा। और गाइज मीटर इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह की एक रिसिप्ट मिल जाती है और आपका मीटर इंस्टॉल हो जाता है। बोल दिया जाता है कि हफ्ते 10 दिन में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगर होने के बाद मैं आगे का आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मीटर कैसे देखना है उसका अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो गाइज ये था ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सोलर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।